आज की इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का मेरी ओर से हार्दिक एवं आत्मीय स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 1 समुच्चय सेट्स कक्षा 11वीं के बारे में। आज हम पढ़ेंगे परिमित और अपरिमित समुच्चय की परिभाषा, समान और असमान समुच्चय की परिभाषा, प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों का हल करेंगे एवं वीडियो के अंत में गृह कार्य के लिए दिए जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए अब हम परिमित समुच्चय, जिसे हम फाइनाइट सेट्स कहते हैं, को समझने का प्रयास करें। मान लीजिए कि a बराबरी से 1, 2, 3, 4, 5, b बराबरी से a, b, c, d, e, g तथा c बराबरी से इस समय विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष। यदि हम इन तीनों समुच्चय की बात करें तो समुच्चय a में सदस्यों की संख्या 5 है और समुच्चय बी में सदस्यों की संख्या 6 है। समुच्चय सी में हमें सदस्यों की संख्या, अवयवों की संख्या ज्ञात नहीं है, किंतु हम ये कह सकते हैं कि यह एक बड़ी प्राकृत संख्या होगी। आइए हम यदि इन समुच्चयों के अवयवों को लिखना चाहते हैं तो अवयवों को लिखने के लिए हमें किस बात का ध्यान रखना होगा। पुनः हम यहाँ पर पुनरावृत्ति कर दें इसकी। हम देखते हैं कि ए में 5 अवयव है, बी में 6 अवयव है, सी में कितने अवयव है, ये हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो जैसा कि स्पष्ट है कि सी के अवयव की संख्या हमें ज्ञात नहीं है, किंतु यह एक प्राकृत संख्या है जो बहुत बड़ी हो सकती है। अब यदि हम यहाँ पर ए के सदस्यों की संख्या, बी के सदस्यों की संख्या और सी के सदस्यों की संख्या यदि हम संकेत रूप में लिखना चाहते हैं, प्रतीक रूप में लिखना चाहते हैं, तो आइए हम इसके लिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई समुच्चय S है जिसके पास कितने अवयव है उसकी संख्या यदि हमें लिखनी है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर यह जानने का प्रयास करें कि किसी समुच्चय S के अवयवों की संख्या से हमारा अभिप्राय होता है समुच्चय के भिन्न अवयवों की संख्या से, और इसे हम प्रतीक NS द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको हम कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट S, या हिंदी में कहेंगे इसको समुच्चय S में अवयवों की संख्या। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या एक प्राकृत संख्या है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वह समुच्चय एक अरिक्त परिमित समुच्चय होता है। अब यदि हम समुच्चय A, समुच्चय B और समुच्चय C के अवयवों की संख्या लिखना चाहें तो हम इस प्रतीक का उपयोग करते हुए संख्याओं को लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समुच्चय A तथा B, A, B तथा C परिमित समुच्चय हैं और समुच्चय A में सदस्यों की संख्या 5 है, समुच्चय B में सदस्यों की संख्या 6 है और समुच्चय C की यदि हम बात करें तो समुच्चय C में कोई सीमित संख्या है। तो ये तीनों ही समुच्चय परिमित समुच्चय के उदाहरण हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, नाम से स्पष्ट है कि परिमित समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें सदस्यों की संख्या सीमित होती है। इस प्रकार के समुच्चय को हम परिमित समुच्चय कहते हैं। आइए अब हम अपरिमित समुच्चय, जिसको हम इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं, की परिभाषा को समझने का प्रयास करें। तो इसके लिए हम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n पर विचार करेंगे। हम देखते हैं कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में अवयवों की संख्या सीमित नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्याओं की संख्या असीमित होती है। इस प्रकार हम कहते हैं कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय एक अपरिमित समुच्चय होता है। तो ये यहाँ पर हमने इस बात को जानने का प्रयास किया कि हम किस प्रकार के समुच्चय को हम अपरिमित समुच्चय कहेंगे। तो हमने उदाहरण लिया था यहाँ पर प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n का, और आप सभी जानते हैं कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में अवयवों की संख्या सीमित नहीं है, अतः हम इस प्रकार के समुच्चय को कहेंगे
कि यह एक अपरिमित समुच्चय होगा। अपरिमित समुच्चय को यदि हम रोस्टर रूप में लिखना चाहते हैं तो लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बात पर हम ध्यान देते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। किसी समुच्चय को रोस्टर रूप में निरूपित करते हैं तो हम उस समुच्चय के सभी अवयवों को कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। किसी अपरिमित समुच्चय की यदि हम बात करें, ये हमने चर्चा की है, यहाँ पर किसी समुच्चय को रोस्टर रूप में निरूपित करते हैं तो हम उस समुच्चय के सभी अवयवों को कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। किंतु यदि हम यहाँ पर किसी अपरिमित समुच्चय की बात कर रहे हैं तो सभी अवयवों को कोष्ठक के भीतर लिखना संभव नहीं है, क्योंकि अपरिमित समुच्चय में सदस्यों की संख्या सीमित नहीं होती है, अर्थात सदस्यों की संख्या असीमित होती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हमें किसी अपरिमित समुच्चय को रोस्टर रूप में प्रकट करने के लिए उसके कम से कम इतने अवयवों को हम लिख देते हैं ताकि हमें इस बात का पता चल जाए कि वह समुच्चय किस प्रकार की संख्याओं से संबंधित है। और उसके उपरांत हम 3 बिंदु लगा देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने a बराबरी से 1, 2, 3 के बाद मैंने यहाँ पर ये 3 बिंदु लगा दिए हैं। इसको हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे एंड सो ऑन, यानी हम इसी प्रकार से और भी आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ये आपने यहाँ पर ये देखा कि हम अपरिमित समुच्चय किसे कहेंगे। तो आइए मैं यहाँ पर आपको पुनः स्पष्ट कर दूं कि ऐसा समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या सीमित नहीं होती है, या दूसरी भाषा में हम कहें कि ऐसा समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या असीमित होती है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। और अपरिमित समुच्चय के सभी अवयवों को यदि हम रोस्टर रूप में लिखना चाहते हैं तो यह कार्य संभव नहीं है। इसके लिए हम उसके कुछ अवयवों को लिख देते हैं ताकि समुच्चय की संरचना स्पष्ट हो सके, और उसके उपरांत हम 3 बिंदु लगा देते हैं और 3 बिंदु को हम पढ़ेंगे यहाँ पर एंड सो ऑन, या इसी प्रकार से इसको हम पढ़ेंगे। तो ये आपने यहाँ पर इस बात को जानने का प्रयास किया कि हम अपरिमित समुच्चय इनफाइनाइट सेट्स किसे कहते हैं। आइए अब हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों का हल करें। प्रश्न क्रमांक 2 है जो कि परिमित और अपरिमित समुच्चय से संबंधित है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है, यह हमें बताना है। तो पहला प्रश्न है वर्ष के महीनों का समुच्चय। हमने यहाँ पर ले लिया a बराबरी से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि इस समुच्चय में अवयवों की संख्या 12 है, अर्थात अवयवों की संख्या यहाँ पर सीमित है। तो इस प्रकार के समुच्चय को हम कहेंगे परिमित समुच्चय। बड़ा आसान सा प्रश्न था। तो आइए हम इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिख दें कि यह समुच्चय एक परिमित समुच्चय होगा, अर्थात वर्ष के महीनों का यदि हम समुच्चय बनाएंगे तो उस समुच्चय को हम कहेंगे परिमित समुच्चय। आइए हम प्रश्न नंबर 2 को देख लें। यहाँ पर 1, 2, 3 डाट लगे हुए हैं 3। तो ये डाट हमें बता रहे हैं कि डाट हम लगाते हैं केवल अपरिमित समुच्चय में। तो डाट के आधार पर ही आप पहचान जाएंगे कि इस प्रकार के समुच्चय को हम कहेंगे अपरिमित समुच्चय। तो इसका भी हम उत्तर लिख दें यहाँ पर कि यह अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 3 के हल को समझें। प्रश्न क्रमांक 3 में जो समुच्चय दिया हुआ है उसमें सदस्य हैं 1, 2, 3 से लेकर के 99 और 100। यदि हम इस समुच्चय को देखें तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि इस समुच्चय के पास सदस्यों की संख्या सीमित है, अतः यह समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाएगा। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो हमें धन पूर्णांकों के बारे में जानकारी होना चाहिए। यदि हम संख्या रेखा को ध्यान में लाएं तो हमें इसका जवाब बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। तो यह है हमारे पास में एक नंबर लाइन जिस पर मैंने 0, 10, 20, 30 आदि धन पूर्णांकों को दर्शाया है। अब यदि मैं 100 से बड़े धन पूर्णांकों की बात करूं
तो आइए मैंने एक एरो का साइन ले लिया और 100 से मैं आगे जा रहा हूं, तो निश्चित रूप से 100, 110, 120, 130, 140, इसके आगे हम और भी धन पूर्णांकों को लिख सकते हैं। तो 100 से बड़े धन पूर्णांकों के समुच्चय में सदस्यों की संख्या असीमित होगी, अतः हम इसका उत्तर देंगे कि यह एक अपरिमित समुच्चय है। आइए अब हम प्रश्न नंबर 5 को देखें। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो यह है हमारे पास अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 से लेकर के 83, 89, 97 तक। हमें 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक संख्या लिखनी है, तो हमने 97 तक लिया है केवल, और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इस समुच्चय में सदस्यों की संख्या सीमित है, अतः हम ये कह सकते हैं कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय एक परिमित समुच्चय होगा, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अतः हम यहाँ पर इस ग्रुप को देख करके कह सकते हैं कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय एक परिमित समुच्चय होगा। तो आइए हम इसका उत्तर लिख दें। तो उत्तर में हमने लिख दिया कि यह एक परिमित समुच्चय है। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 3 का हल देखें, जो कि परिमित और अपरिमित समुच्चय से ही संबंधित है। तो हमें बताना है कि निम्नलिखित समुच्चयों में प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। पहला प्रश्न है इसका, एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय। तो आपको यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में जानकारी होना चाहिए, और एक्स अक्ष के समानांतर खींची जाने वाली रेखाओं के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, तब आप इस प्रश्न का सटीक जवाब दे सकते हैं। आइए हम इस चित्र को देखने का प्रयास करें। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये है मेरे पास में एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष, और मैंने हरे रंग से ये दिखाई है यहाँ पर रेखाएं जो कि एक्स अक्ष के समानांतर है। मैंने तो अभी यहाँ पर केवल 5 रेखाएं खींची है एक्स अक्ष के समानांतर, किंतु यदि हम चाहें तो एक्स अक्ष के समानांतर हम असीमित रूप से रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का जो समुच्चय मिलेगा, उस समुच्चय को हम कहेंगे कि वह एक अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि समानांतर रेखाओं की संख्या एक्स अक्ष के समानांतर असीमित होगी। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वह होगा कि यह एक अपरिमित समुच्चय है। तो आइए हम इसका उत्तर लिख दें। तो उत्तर में मैंने लिख दिया कि ये अपरिमित समुच्चय है। आइए हम प्रश्न नंबर 2 को देखें। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर हैं, अर्थात अक्षरों की संख्या सीमित है, और सीमित होने के कारण इस समुच्चय को हम कहेंगे परिमित समुच्चय। तो इसका उत्तर हम यहाँ लिख दें, परिमित समुच्चय। आइए हम प्रश्न नंबर 3 को देखें। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, यानी आपको यहाँ पर 5 लिखना है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 आप लिखते हुए चले जाएंगे, किंतु हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित नहीं है, अर्थात 5 के गुणज असीमित रूप से होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का समुच्चय भी अपरिमित समुच्चय होगा। तो आइए हम 5 के गुणज का एक समुच्चय बना लें। तो b बराबर इसे 5, 10, 15 एंड सो ऑन का अर्थ है कि उसके आगे और भी लिखते हुए चले जाएंगे। तो ये एंड सो ऑन या ये 3 डॉट हमें बता रहे हैं कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, निश्चित रूप से एक अपरिमित समुच्चय होगा। तो आइए हम इसका उत्तर लिख दें। तो उत्तर लिख दिया इसका हमने कि यह एक अपरिमित समुच्चय है। आइए अब हम आगे के प्रश्नों को समझने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 4 है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय।
तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यह एक बड़ी प्राकृत संख्या हो सकती है इस समुच्चय के अवयवों की, किंतु कोई सीमित संख्या होगी। अतः पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय कहलाएगा एक परिमित समुच्चय। प्रश्न नंबर 5 की हम बात करें, मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो आपको यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। हमें यह देखना है कि वृत्त कहाँ से जा रहे हैं, तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की हमें बात करनी है। तो यदि हम इस बात को समझना चाहते हैं तो आइए हम इस चित्र को देख लें। यह है हमारे पास में एक्स अक्ष, यह है हमारे पास में वाई अक्ष, और यदि हम इन दोनों अक्षों की बात करें तो ये है इनका कटान बिंदु जिसको हम कहेंगे मूल बिंदु। और मैंने यहाँ पर बहुत सारे वृत्तों को दिखाया है जो कि मूल बिंदु से होकर के जा रहे हैं, किंतु हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या असीमित होगी। अतः मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय कहलाएगा एक अपरिमित समुच्चय। तो ये इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक 4 और 5 का भी हल देख लिया। आइए अब हम समान समुच्चय, जिसे हम इक्वल सेट्स कहते हैं, के बारे में जानने का प्रयास करें। दो दिए गए समुच्चयों ए और बी में यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव है तो समुच्चय ए और समुच्चय बी समान समुच्चय कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपने इस बात को जानने का प्रयास किया कि हमारे पास दो समुच्चय है, समुच्चय ए और समुच्चय बी। यहाँ पर यह होना चाहिए कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव होना चाहिए तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव होना चाहिए, तभी हम समुच्चय ए और समुच्चय बी को कहेंगे कि ये समान समुच्चय है। यदि हम इसकी परिभाषा देना चाहें तो दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं यदि उनमें तथ्यतः समान अवयव हो और हम लिखते हैं कि ए बराबरी से बी, अन्यथा समुच्चय असमान समुच्चय कहलाते हैं और हम लिखते हैं कि ए बराबर नहीं है बी के। ये आपने यहाँ पर समान समुच्चय की परिभाषा को जानने का प्रयास किया। आइए हम इसको उदाहरण से और अच्छे से समझें। यह है हमारे पास में दो समुच्चय, समुच्चय ए और समुच्चय बी। इन दोनों समुच्चयों में चार चार अवयव हैं। समुच्चय ए के पास में सदस्य है 1 2 3 4। समुच्चय बी के पास भी 4 सदस्य हैं 3 1 4 2। यदि इन दोनों समुच्चयों को हम समान समुच्चय की परिभाषा से देखना चाहें तो हम ये देखेंगे कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव होना चाहिए और बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव होना चाहिए। तो आइए हम देखें ए को। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक अवयव है ए का और एक अवयव है बी का। दो अवयव है ए का, दो अवयव है बी का। तीन अवयव है ए का और तीन अवयव है बी का। चार अवयव है ए का और चार अवयव है बी का। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि दिए गए दोनों समुच्चय समान समुच्चय हैं जिसको हम इक्वल सेट्स कहते हैं। तो अब आप यहाँ पर समझ गए कि ऐसे दो समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव हो। तो ऐसी स्थिति में दोनों समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि समुच्चय ए और बी समान समुच्चय नहीं है, जिसे हम लिखते हैं ए बराबर नहीं है बी के। अब हम एक अन्य उदाहरण के माध्यम से यह समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार के दो समुच्चय को हम समान समुच्चय कहते हैं।
तो समुच्चय ये है हमारे पास 6 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या होती है 6 से कम 2, 3, 5, अर्थात A के अवयव होंगे 2, 3 और 5। उसी प्रकार से यदि हम समुच्चय P की बात करें तो 30 के अभाज्य गुणनखंडों की बात कर रहा है, तो 30 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2, 3, 5, अर्थात A और P दोनों में समान अवयव होंगे। तो A के पास भी 2 है, 3 है और 5 है। उसी प्रकार से P के पास भी अवयव 2 है, 3 है और 5 है, अर्थात 2 दोनों के पास है, 3 भी दोनों के पास है और 5 भी दोनों में है, अर्थात A में भी है और P में भी है। तो इस प्रकार के समुच्चय को हम कहेंगे कि ये समान समुच्चय है। तो हमने यहाँ देखा कि समुच्चय A और P समान है क्योंकि केवल 2, 3 और 5 ही संख्या 3 के अभाज्य गुणनखंड भी है और साथ साथ 6 से कम भी है। आइए हम एक बात को और यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करें कि यदि किसी समुच्चय के एक या एक से अधिक अवयवों की पुनरावृत्ति होती है तो समुच्चय बदलता नहीं है। आइए एक उदाहरण से समझें। एक समुच्चय हमारे पास में जिसके अवयव है 1, 2, 3। बी एक समुच्चय है जिसके पास अवयव है 2, 2, 1, 3, 3। हम देख रहे हैं कि 2 A का भी अवयव है और यहाँ पर 2 की पुनरावृत्ति की है, किंतु 2 B का भी अवयव है। उसी प्रकार से यदि हम 1 को देखें तो 1 A का अवयव है और 1 B का भी अवयव है। उसी प्रकार से यदि हम 3 को देखें तो 3 A का अवयव है और 3 जो है 3 B का भी अवयव है, किंतु यहाँ पर 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो समुच्चय A के अवयव समुच्चय B में है और समुच्चय B के अवयव A में है। केवल समुच्चय B में हम देख रहे हैं कि कुछ अवयवों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि समुच्चय बदलता नहीं है जब एक या एक से अधिक अवयवों की पुनरावृत्ति होती है। किंतु हमें यहाँ पर एक बात और विशेष ध्यान देनी है, वह यह कि A का प्रत्येक अवयव B में है और B का प्रत्येक अवयव A में है। इसी कारण हम प्रायः किसी समुच्चय का वर्णन करते समय उसके अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। जब हमने समुच्चय का वर्णन 2 तरीके से किया था, सारणीबद्ध रूप से और समुच्चय निर्माण रूप से, तब मैंने आपको ये बताया था कि समुच्चय निर्माण रूप में या सारणीबद्ध रूप में जब हम किसी अवयव को लिखते हैं तो हम अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। आइए अब हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों का हल करें जो कि समान समुच्चय और असमान समुच्चय से संबंधित है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में बताइए कि A बराबरी से B है अथवा नहीं। तो ये 2 समुच्चय हैं, समुच्चय A और समुच्चय B। समुच्चय A के पास अवयव है A, B, C, D। B के पास अवयव है D, C, B, A। आइए हम देखें कि A का प्रत्येक अवयव B में है या नहीं। तो आपने देखा कि A में है, उसी प्रकार से A B में है। B की यदि हम बात करें तो B A में है और B में भी है। उसी प्रकार से यदि हम C को देखें तो C अवयव है A का और C अवयव है B का। D अवयव है A का, D अवयव है B का। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय कहलाएंगे। तो आइए हम इसका उत्तर लिख दें कि दोनों समुच्चय समान समुच्चय हैं, अर्थात A बराबरी से B है। दूसरा प्रश्न देखें इसमें। A एक समुच्चय है हमारे पास में जिसमें अवयव है 4, 8, 12, 16। B में अवयव है 8, 4, 16 और 18। हम A से चेक करना शुरू करें तो 4 अवयव है A का, 4 अवयव है B का। 8 अवयव है A का, 8 अवयव है
बी का। 12 अवयव है ए का, किंतु 12 अवयव नहीं है बी का। अतः हम कह सकते हैं कि ए और बी समान समुच्चय नहीं है, अर्थात ये असमान समुच्चय कहलाएंगे। आइए अब हम अगले प्रश्न पे चर्चा करें। अगला प्रश्न है, समुच्चय ए के पास अवयव है 2, 4, 6, 8, 10। समुच्चय बी है, जो कि यहाँ पर समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है। बी एक समुच्चय है सभी x का, जहाँ x सम धन पूर्णांक है और x छोटा है बराबर है 10 के। तो यदि हम इसे सारणीबद्ध रूप में लिखें तो हमें b के पास अवयव मिलेंगे 2, 4, 6, 8, 10। अब यदि हम दोनों समुच्चयों a और b में देखें कि क्या a का प्रत्येक अवयव b में है तथा b का प्रत्येक अवयव a में है, तो आइए इसको हम चेक करें। तो 2 अवयव है a का, 2 अवयव है b का, 4 अवयव है a का, 4 अवयव है b का, 6 अवयव है a का, 6 अवयव है b का, 8 अवयव है a का, 8 अवयव है b का, 10 अवयव है a का और 10 अवयव है b का। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय है। तो आइए हम इसका उत्तर लिख दें कि a बराबर ही से b है। आइए हम अगले प्रश्न को देखें। a एक समुच्चय है सभी x का, जहां x संख्या 10 का एक गुणज है। तो इसे हम सारणीबद्ध रूप में लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50। b एक समुच्चय है जिसमें 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन लिखा हुआ है। तो इसके आगे हम और भी लिख सकते हैं। यदि इन दोनों समुच्चयों को हम देखें a और b को, तो हमें 10 अवयव है a का, 10 अवयव है b का, 20 अवयव है a का, 20 अवयव है b का। किंतु यदि हम 15 की बात करें तो 15 अवयव है b का, किंतु 15 अवयव नहीं है a का, क्योंकि 15 10 का एक गुणज नहीं हो सकता है। अतः हम यहाँ पर अपना उत्तर दे सकते हैं कि दोनों समुच्चय समान समुच्चय नहीं है। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि a बराबर b नहीं है। आपको गृहकार्य में प्रश्न क्रमांक 5 एवं प्रश्न क्रमांक 6 दिया जा रहा है। इन प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास करिए। इनके हल आपको अगली कक्षा में दिखाए जाएंगे। अंत में सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से नमस्कार एवं धन्यवाद।